हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 18 फरवरी 2025 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो आपको दे दिया है, नहीं देखा है तो ये आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट की मिल जाएंगी, सारे वीडियोस आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। गाइस, इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस हमें बच्चों के द्वारा सीधे बताए गए वो क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेट रहेंगे। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं गाइस, कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये नहीं आए हैं, तो उनके चक्कर में आप बिल्कुल ना रहे, क्योंकि उनका जो मकसद है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम उनका मकसद समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं वो सीधे बच्चे जो एग्जाम देकर आ रहे हैं वो जो हमें बता रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं, और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं। हम कई बार आपको प्रूफ भी बता चुके हैं, जो कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर आप चाहेंगे तो टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे। आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप मैसेज जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम पर डाल दे, तो हम डाल देंगे। ठीक है? बाकी आप बिल्कुल उन पर बिलीव ना करें। जो क्वेश्चंस बच्चे बताते हैं वो सीधा हम बताते हैं आपको। आप 100% यहाँ पर जो है हम पर बिलीव कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की, जो कि ऑल क्वेश्चंस हमारे पास में है। लगभग जितने भी क्वेश्चंस जैसे जैसे मिले हम आपको हर एक को बताएंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल में। डिस्प्ले वाली अपडेट कर दी गई है, बाकी की भी जल्द अपडेट करवा दी जाएगी। और आपको मैं बता दूं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बीच बीच की पीडीएफ नहीं है, तो बीच बीच में गाइस आपका एग्जाम नहीं था। जैसे कि 4 से 7 तक चला था, फिर बीच में गैप था, फिर 10 से 13 तक चला था, फिर गैप था, फिर 17 से स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी आपका 21 तक चलेगा। उसके बाद फिर गैप होगा, फिर बाद में आपका 25 को पेपर होगा। तो इस तरह से जितने भी दिन एग्जाम हुई है सभी की पीडीएफ है। जो पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है, आप समझ सकते हैं कि उस दिन एग्जाम आपकी नहीं थी। बाकी हमने सारी आपको अपडेट करवा के रखी है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया है, हमें 2 बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चन से भेजे हैं। एक ने बताया भारत के नए रक्षा सचिव कौन है, तो हमने बता दिया राजेश कुमार सिंह हो जाएगा। दूसरे बता रहे थे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। अब ये क्वेश्चंस में उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या ये बता रहे हैं तो उनको नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, इसलिए हमने दोनों डाल दिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो आपका पहले भी पूछा जा चुका है। ये रक्षा जो सचिव है इसको याद रख लीजिएगा, अगर अभी पूछा गया तो ठीक है, हो सकता है आगे भी बन जाए। तो इसलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ये कोशिश हमारी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करवाने की कोशिश करें। क्लियर है? तो हमने दोनों बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन था, वो आपका क्लियर हो चुका है। आपका जो भी पूछा होगा हमने आपको बता दिया है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित कुमार डोभाल और भारत के नए रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित कुमार डोभाल है, और अजित कुमार डोभाल जो है भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनको बोला जाता है। तो ये इसके रूप में सेवारत है। 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति SC ने अगले रक्षा सचिव के रूप में एक वरिष्ठ IAS जो कि प्रशासनिक अधिकारी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह है ना, इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो ये भारत के नए रक्षा सचिव है, याद रखिएगा। रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय जो है इसमें विशेष कर्तव्य अधिकारी राजेश कुमार सिंह, वहाँ 31 अक्टूबर 2024 को वर्तमान रक्षा जो सचिव है गिरिधर अरमाने, इनको सेवानिवृत्ति के बाद रक्षा जो सचिव है ये बेसिकली होंगे। कार्यकाल जो होगा सेवानिवृत्ति की आयु से परे 31 अक्टूबर 2026 तक ये इनका बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा। ये गाइज ये हमारी SSC GD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ 49 रुपये में मिलेगी आपको। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट चांस है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 49 रुपये में आपको अप टू डेटेड डेटा मिल रहा है पूरा का पूरा, और 800 से अधिक यहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहा है, जो 1 रुपये में आपको 15 से 16 के समथिंग आपको कंटेंट मिल रहा है ना, जो कि पूरा लेटेस्ट है, अप टू डेटेड। तो ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो करके वहाँ पर जाकर चेकआउट भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो उद्योग मंत्री है ये कौन है, 2024 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। तो जीतन राम मांझी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे ने बताया है कि सितंबर 2024 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, इस तरह से इन्होंने बताया है। 2 लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है
इसके सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिक प्रवक्ता के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और उद्यम जो मंत्रालय है भारत सरकार में, तो भारत में सूक्ष्म लघु और उद्यम आकार के व्यवसायों से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों को विकसित करने और लागू करने के लिए सर्वोच्च अधिकारी कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में ये कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इनका नाम है ना। तो इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे ये पीसी महालनोबिस जो है, ये महालनोबिस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या है? तो यदि एक द्रव के साथ अन्य द्रवों की तापीय साम्यावस्था हो तो स्वयं इन द्रवों में आपस में तापीय साम्यावस्था होगी और इसी को ऊष्मागतिकी का शून्यवाद सिद्धांत बेसिकली कहा जाता है। शून्यवाद सिद्धांत जो नियम है ये कहता है कि यदि दो ऊष्मागतिक प्रणालियां किसी तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है और दोनों प्रणालियां एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में है, तो प्रणालियों को ऊष्मा या ऊष्मीय संतुलन में कहा जाता है यदि वे केवल गर्मी के लिए पारगम्य दीवार से जुड़ी होती है और वे समय के साथ नहीं बदलती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन था ये आपका एक, तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। क्वेश्चन इस तरह से भी है आपका कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोनों एक ही है आपका, कान इधर से पकड़ लीजिएगा या इधर से पकड़ लीजिएगा, बात एक ही है। क्वेश्चन आंसर में, आंसर क्वेश्चन में कैसे भी कह लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले डिटेल कवर करवा दे थोड़ी सी। हॉर्नबिल जो महोत्सव है जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, जैसे कि है ना, आपको बताइए त्योहारों का त्योहार कौन सा है? हॉर्नबिल त्योहार। तो नागालैंड का सबसे भव्य सांस्कृतिक उत्सव है ये, और ये जो त्योहार है ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड की जो राजधानी कोहिमा, इससे लगभग 12 किलोमीटर दूर किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव की जो शुरुआत है 2000 साल पहले नागालैंड सरकार द्वारा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आंतरिक जनजातीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें नागालैंड की 17 प्रमुख जनजातियां अपनी पारंपरिक नृत्य, संगीत, खेल, हस्तशिल्प और व्यंजन प्रस्तुत करती हैं। महोत्सव का जो नाम है ये हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसे नागा जनजातियां शुभ और शक्तिशाली बेसिकली मानती है। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में किसकी स्थापना की थी? तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति इन्होंने नाम बताया और ये बता रहे थे कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने चेन्नई में किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने चेन्नई में किसी भी स्थापना नहीं की। चेन्नई में जो स्थापना की थी ये रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी, है ना, चेन्नई में। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने जो चेन्नई में स्थापना की थी ये की थी कलाक्षेत्र फाउंडेशन की। वहीं यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इन्होंने दिल्ली में की थी स्थापना, और किसकी की थी? तो यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की थी इन्होंने दिल्ली में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अगर आपका यामिनी के बारे में पूछा गया होगा तो ये फिर यामिनी स्कूल ऑफ डांस आएगा। रुक्मणी देवी वाला पूछा गया होगा तो फिर कलाक्षेत्र फाउंडेशन आएगा, जिसकी स्थापना इन्होंने चेन्नई में की थी। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना है रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्होंने चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। कलाक्षेत्र जो है एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम और पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण और प्रशिक्षण के लिए स्पेशली जाना जाता है। क्लियर है? और इसके अलावा जो है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में, और ये आज भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्होंने दिल्ली में जो है यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। कृष्णमूर्ति के बारे में अगर अपन और बातें करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। 5 साल की उम्र में ही चेन्नई में कलाक्षेत्र स्कूल ऑफ डांस में प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल से नृत्य सीखना इन्होंने शुरू कर दिया था। याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है उन्होंने 5 साल की उम्र में ही चेन्नई के कलाक्षेत्र स्कूल ऑफ डांस, जो किसने शुरू किया था? ये रुक्मणी देवी अरुंडेल है, इन्होंने शुरू किया था। तो रुक्मणी जो देवी अरुंडेल है इनसे नृत्य सीखना शुरू कर दिया था इन्होंने, यामिनी कृष्णमूर्ति ने, है ना। तो ये आपका है। और दूरदर्शन के लिए एक नृत्य आधारित टेलीविजन शो भी इन्होंने बेसिकली बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मौलिक कर्तव्य के संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन साल 1976 में हुआ था और यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था। ये जो संशोधन है आपातकाल के दौरान लगाया गया था या लाया गया था। इसे लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। क्लियर है। और इस संविधान के जरिए भारत के संविधान में कई बदलाव किए गए। इनमें से कुछ बदलाव ये रहे जैसे कि भारत का वर्णन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया, है ना। इसके अलावा राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को बेसिकली इसी के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो घरेलू निवेश और एमएसएमई सेक्टर जो है इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आई थिंक इन्हीं में से ऑप्शन आपको मिला होगा। भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए घरेलू निवेश और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई की अहम भूमिका है। रोजगार बढ़ाने में एमएसएमई की भूमिका क्या है? तो एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी में ज़्यादा रोजगार देते हैं। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के जो औद्योगिकीकरण है इसमें मदद करते हैं। कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों को रोजगार इसमें मिलता है। खादी कायर और ग्रामोद्योग के विकास को बढ़ावा ये देते हैं एमएसएमई। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती 1882 में पंडिता रमाबाई द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख पत्रिका थी जो किससे संबंधित थी? तो ये महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित थी। इस तरह से आई थिंक क्वेश्चन बना था। बता रहे थे कि सरस्वती 1882 आपसे पूछा गया, उससे संबंधित था, तो सही जवाब महिलाओं से रिलेटेड रहेगा। इस तरह से वो बता रहे थे। तो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण से इसका संबंध है। सरस्वती 1882 में पंडिता रमाबाई द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख पत्रिका थी जो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के संबंधित थी। ये पत्रिका महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित थी। पंडिता रमाबाई महिलाओं की शिक्षा और समाज सुधार के समर्थक थी और उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन है, कोटुकनिट्ठा, है ना। कोटुकनिट्ठा किस राज्य से संबंधित है? तो केरला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोटुकनिट्ठा जो है ये एक पारंपरिक परिधान है जो खासकर केरल राज्य में जो नायर समुदाय है इनकी महिलाओं के द्वारा ये पहना जाता है। ये जो परिधान है विशेष रूप से धार्मिक सांस्कृतिक अवसरों पर पहना जाता है। इसका डिजाइन जो है आमतौर पर पारंपरिक शैली में होता है। चलिए, और अगला जो क्वेश्चन बना है ये कमलिनी नलिनी अस्थाना से बना है। कमलिनी और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की दो बहनें हैं जो कथक की बनारस जो घराना शैली है इससे संबंधित है। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्पेशली जानी जाती है। भारत और विदेशों में कथक की बनारस घराना शैली को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए स्पेशली जानी जाती है। कमलिनी और नलिनी दोनों का जन्म जो है आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत के राष्ट्रपति ने नलिनी कमलिनी अस्थाना युगल कथक और आर मुथुकमल साधिर पद्मनाभ रेड्डी कुचिपुड़ी को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये याद रखिएगा, कमलिनी नलिनी कमलिनी अस्थाना युगल कथक के लिए इनको दिया गया था पद्मश्री। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली बहनों का युगल है जो कथक की बनारस घराना शैली के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए स्पेशली जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोह युग कब से कब तक चला था? तो ये 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। लोह युग करीब जो है 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। ये कांस्य युग के बाद आया था और लोहे के व्यापक इस्तेमाल की वजह से इस युग को जाना जाता है। लोहे के औजार और हथियार कांस्य के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ और कुशल थे। लोहे के औजार और कृषि औजारों की वजह से कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ। लोहे के औजारों और हथियारों के आने से कृषि, व्यापार, युद्ध और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आया। लोहे के स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा की वजह से जटिल कलाकृति सजावटी वस्तुओं का निर्माण संभव बना है। तो ये सारी चीज़ें लोहे की वजह से पॉसिबल हो पाई है। ये हमारी टीसीएस की स्पेशल ई बुक है गाइस, जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है उसकी है। सामान्य ज्ञान की स्पेशल ई बुक ये है। इसकी प्राइस अभी सिर्फ 25 रुपीज़ है। 25 रुपीज़ में आपको लेटेस्ट वाले 1500 से अधिक क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना, जो टीसीएस के लेटेस्ट है, अपडेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो अगर आप भी आगामी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है आपकी तो बेस्ट है, आप जरूर से ले लीजिएगा। मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगा। जीके की सर्वश्रेष्ठ ई बुक है ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो भी एप्लीकेशन पर डाला है, जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। क्लियर है। 1500 लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 25 रुपये में। नाम मात्र की प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा, है ना। इससे अधिक ही आपको मिलेगा, कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये वित्त मंत्रालय से बना था कि जो मंत्री पद है आए थे वो कौन है? इस तरह से क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना की जो शुरुआत है कब हुई थी? 1872 में हुई थी जनगणना का शुरुआत, आपको पता ही होगा आई थिंक ये। क्लियर है। भारत में जनगणना की जो शुरुआत है साल 1872 में हुई थी।
हालांकि यह गैर वैज्ञानिक तरीके से की गई थी। वैज्ञानिक तरीके से पहली जो जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। साल 1865 में भारत सरकार और गृह सरकार है, इसने आम जनसंख्या की जनगणना करने का फैसला किया था। और साल 1866 में देश के सबसे ज़्यादातर हिस्सों में लोगों की गिनती करके जनगणना जो है बेसिकली की गई। तो साल 1949 के बाद से जनगणना जो है भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय इसके अधीन होती है। और इसके अलावा कथक नृत्य से कथक नृत्य से क्वेश्चन बना होगा, जो कि कमलिनी स्तना वाला होगा या फिर हो सकता है और कोई भी हो। बिहू का पूछा था आपसे, इतना ही मिला है, एग्जैक्ट नहीं मिला। एक बजट से क्वेश्चन था। इसके अलावा सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो ये प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 थी। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 थी, और ये साल 2019 के मुकाबले 6.7% कम थी, है ना। और इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 32 थी। ये साल 2019 के मुकाबले कम थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में दिल्ली के वित्त मंत्री कौन थे, है ना। 2024 में दिल्ली के वित्त मंत्री कौन थे? इस तरह से क्वेश्चंस बना तो वित्त मंत्री आतिशी मारलेना थी। 2024 में दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी मारलेना है ना। ऑप्शंस और भी आपको मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना था। तो आतिशी मारलेना जो है आम आदमी पार्टी से हैं। 4 मार्च 2024 को दिल्ली सरकार का वार्षिक बजट इन्होंने पेश किया था, और इनके द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो ये वित्त मंत्री थी। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस आपको बता दिए एग्जैक्ट जो पूछे गए हैं। हो सकता है ये जो टॉपिक आधे अधूरे मिले, इनका आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी और हमने पूरा आपको लगभग कवर करवा दिया है। ये हमारी SSC GD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। सिर्फ 49 रुपये प्राइस है ना। नाम मात्र की शुल्क पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यह RPF कांस्टेबल की अवेलेबल है सिर्फ 79 रुपीज़ में। 800 से अधिक कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो अपडेटेड लेटेस्ट है। और अगर यहाँ से आप प्रिपेयर इसका करेंगे RPF कांस्टेबल का, तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो आपके टॉपिक बने हैं सारे के सारे टॉपिक अपडेट करवा के रखे, अगर उन्हें पहले से ही आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 100% एग्जाम को यहाँ से क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो जाकर चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा जो एग्जाम में आपका बनेगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये RRB NTPC की, इसके लिए सेम प्राइस पर आपको मिल जाएगी सिर्फ 79 में, है ना। नामात्र की शुल्क पर, डेमो एप्लीकेशन पर ही है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। हिंदी की बात करेगा, इसे एक गद्यांश बना था जिससे 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा संज्ञा से 1 क्वेश्चन था, पर्यायवाची से आपका 1 क्वेश्चन था, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे, मुहावरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक शब्द से 1 आपका क्वेश्चन बनाए। प्रतिशत से बात करें 1 से 2 क्वेश्चन बनाए, लाभानी से 2 क्वेश्चन थे, SICI से 1 क्वेश्चन था आपका, औसत से 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा LCM HCF से 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे, कार्य और टाइम एंड वर्क से आपका 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा रीजनिंग में बात करें, ब्लड रिलेशन से 1 था, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग जो है 2 से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन था आपका, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था, पजल से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये सारा का सारा हमने कंटेंट आपको कवर करवाया है जो आपका एग्जैक्ट पूछा गया था। 100% हम रियल जो है आपको बताएं, है ना। जो चीज़ें थी क्लियर आपको हो चुकी है। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी पैटर्न को समझने में, आगे की तैयारी को कंटिन्यू करने में। क्लियर है, ये चीज़ें ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, ई बुक वगैरह। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार नहीं बताना चाहेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक बार विजिट जरूर से करके देख लीजिएगा। जो लोग भी RPF कांस्टेबल और RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के लिए स्पेशल नाम मात्र की प्राइस पर दे रहा है सिर्फ 79 में। और ये इतनी प्राइस पर बिल्कुल भी कोई भी नहीं देगा, इतने कम प्राइस में। कहीं भी आप कितने भी बड़े चैनल पर चले जाएगा, कितने भी छोटे पर चले जाएगा, कोई नहीं देगा इतना बढ़िया और शानदार, इतना ज़्यादा कंटेंट। एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, तब आपको बिलीव होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी। ये ई बुक है, सिर्फ 25 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 1500 से अधिक जो है लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे अप टू डेटेड TCS के। नाम मात्र में आपको मिल रहा है सिर्फ 25 रुपये की प्राइस में, है ना। तो जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी दे रखा है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी देता हो। और इस वीडियो की PDF के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इन वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।